अच्छी खबर और सच्ची खबर में आज बात सूर्य के मिशन आदित्य L1 की। चंद्रयान के बाद इसरो अपने इस मिशन को अंजाम देने जा रहा है। आज के बाद सिर्फ एक दिन और रह गया है जब आदित्य L1 श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। शनिवार 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर होने वाली लॉन्चिंग पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हो भी क्यों ना, चंद्रयान 3 मिशन ने जिस तरीके से दुनिया में डंका बजा दिया है, उसको लेकर अब भारतीय मिशन को लेकर उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। यही नहीं, आदित्य L1 मिशन के बाद इसरो की गगनयान मिशन की भी तैयारी है। चांद पर कामयाबी की इबारत लिखने के बाद अब हिंदुस्तान के कदम सोलर मिशन की ओर हैं। सूर्य की स्टडी के लिए इसरो का आदित्य L1 मिशन तैयार है। लॉन्चिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लॉन्च रिहर्सल से लेकर रॉकेट की आंतरिक पड़ताल तक पूरी कर ली गई है। अब इंतजार 2 सितंबर का है, जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11:50 पर ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-57 के जरिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। हमारा पीछे वो मॉडल देख रहे हैं, वो एक PSLV रॉकेट का मॉडल है। इसको इसरो का वर्क हॉर्स बोलते हैं और ये सैटेलाइट आदित्य L1 को स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बोलते हैं। और ये भी एक चैलेंजिंग वर्क है इसरो के लिए, क्योंकि ये सैटेलाइट लगभग 1% अर्थ और सन के डिस्टेंस वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर, 4 महीने के बाद वहां पे वो पहुंचाएगा। और दूसरा बात यह है कि अब तक जो सैटेलाइट हम भेजे हैं वो एक स्पेस प्लैनेट भी, एक मून या कोई मार्स ऐसा ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट को वो रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट करता है। पर दिस टाइम हम एक इमेजिनरी पॉइंट को इसको भेज रहे हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट। ये सूर्य से जुड़ा मिशन है, इसलिए इसे आदित्य नाम दिया गया है, क्योंकि सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। लेकिन L1 क्या है, ये जानना भी जरूरी है। L यानी लैग्रेंज। सूर्ययान को लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। आसान तरीके से इसे वो जगह कह सकते हैं जहां पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का असर खत्म होता है और जहां से सूर्य की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट चुने गए हैं। L1 पॉइंट की दूरी धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर है। सूर्य की सतह से उसके आकार के 5% तक हम पहुंचने वाले हैं, जबकि नासा का जो सोहू ऑब्जर्वेटरी है, सोलर हीलियोस्फेरिकल ऑब्जर्वेटरी, उसका जो है वो भी L1 पर है, लेकिन उसका जो कैमरा है वो सूर्य के रेडियस के 1.1 तक जाता है, जबकि हम 1.05 तक जाएंगे और अधिकतम जो है 3 सोलर रेडियाई तक हम जाएंगे। तो ये हमको जो है ज्यादा बड़ा रेंज मिल रहा है। तो इसके अंदर जो है हम सूर्य का जो कोरोना का जो अध्ययन करेंगे वो हमें बेहतर और आधुनिक डेटा मिलेगा। सूर्य का तापमान इतना ज्यादा है कि वहाँ की तपिश सह पाना किसी भी चीज के लिए संभव नहीं है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट को सूर्य से उचित दूरी पर रखा जाता है या फिर उसके आसपास से गुजारा जाता है। एक ऑब्जेक्ट, एक सैटेलाइट को, उस पॉइंट को हम ऑर्बिट करने देंगे तो वहां से वो उसको सन का 24/7 पूरा डेटा मिलेगा। और ये हम आदित्य L1 से सूर्य का ये सरफेस में क्या हो रहा है, कोरोना, क्रोमोस्फीयर पे क्या क्या चीज हो रहा है, ये सब वो रिकॉर्ड करेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए ये पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 मिशन का अहम मकसद सूर्य के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करना है। ये सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा, सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा, सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर असर की स्टडी करेगा। नॉट ओनली हम सोलर
प्रोसेसेस जान पाएंगे, उसका कोरोना, उसका फोटोस्फीयर जो हर लेयर्स है उनके प्रोसेसेस जान पाएंगे। एडिशनली हम ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है, सोलर वेदर है, स्पेस वेदर, सोलर स्टॉर्म्स, ये सब लेके हम बहुत चिंता में रहते हैं कि हमारे अर्थ के वेदर सिस्टम को और ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स को डिस्टर्ब ना हो। तो ये हम काफी अच्छी तरह से उसको स्टडी कर पाएंगे ओवर टाइम। तो हम देख पाएंगे कैसे चेंज होता है, कैसे फ्लक्चुएट होता है। तो उससे हमको काफी नॉलेज मिलेगा जो अर्थ को भी प्रोटेक्ट हम कर पाएंगे। इसरो का ये मिशन दुनिया में हिंदुस्तान का लोहा मनवाएगा, जहां सूरज से जुड़े कई रहस्यों को दुनिया इसके जरिए जान सकेगी। जाहिर है इसरो एक नया इतिहास रचने के लिए फिर से तैयार है। चांद के बाद अब सूरज की बारी है और इसके बाद गगनयान की भी इसरो की तैयारी है। इसरो के चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट और आदित्य L1 प्रोजेक्ट के बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो है गगनयान। इस प्रोजेक्ट से हम एस्ट्रोनॉट्स को भूमि से स्पेस को लेकर चलेंगे और दिस विल बी पॉसिबल ये रॉकेट को यूज कर। इसको बोलते हैं LVM3, HLVM3, क्योंकि ये LVM3 रॉकेट होकर चंद्रयान 3 को स्पेस को लेकर गया था, पर अभी ये ह्यूमन रेटेड LVM3 है। इसका मतलब है ह्यूमंस कैन गो ऑन इट, मनुष्य कैन गो। और उसके ऊपर जो देख रहे हैं वो वाला स्ट्रक्चर, उसमें एक पॉड होगा, उसमें एक एस्केप सिस्टम होगा, उसके अंदर ह्यूमंस होंगे और वहां पे भी आप देख सकते हैं कि 4 नोजल्स हैं जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी देगा स्पेस पे। दरअसल गगनयान के तहत इसरो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के मिशन पर काम कर रहा है। इसके लिए 3 चरणों में मिशन लॉन्च किए जाएंगे। पहला मिशन मानव रहित होगा, जिसका मकसद ये तय करना होगा कि गगनयान रॉकेट जिस मार्ग से स्पेस में जाए उसी रास्ते से सुरक्षित लौट आए। इसके बाद दूसरे मिशन में व्योम मित्र यानी रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो गगनयान के क्रू मॉड्यूल के बारे में और जानकारी जुटाएगा और स्पेस से इसरो का संपर्क स्थापित करेगा। अगर ये दोनों मिशन सफल रहे तो साल 2024 में तीसरे मिशन के तहत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो 3 दिन तक धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर अंतरिक्ष में रहेंगे और लोअर अर्थ ऑर्बिट के चक्कर लगाएंगे। गगनयान मिशन के लिए इसरो का प्लान तैयार है। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के रुकने के लिए भी खास तरीके का यूनिट तैयार है। इसका नाम है पॉड और इस पॉड के अंदर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इसके थर्मल टाइल्स बोलते हैं, क्योंकि री एंट्री के वक्त बहुत ज्यादा हीट होगा, उस हीट को वो प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद अभी मैं इसको खुल सकता हूँ तो अंदर देखेंगे कि ऐसा एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे हो गए। ऐसा पूरा डिजाइन और पूरा का टेस्ट अभी कर रहा है। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खास तरीके के शूट की भी तैयारी है। उनको तो ऑक्सीजन मिलना पड़ेगा, जो चीज उनको चाहिए वो सब चीज इसके अंदर मिलेगा। और प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए एक प्रेशर मीटर भी यहाँ पे है। और इस सूट को बोलते हैं मॉड्यूलर डिजाइन। जैसे देखते हैं यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल कर रखना पड़ेगा, इसीलिए ये पूरा मॉड्यूलर डिजाइन है। इसको ट्विस्ट करके तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसा भी डिजाइन है। और ये है उसका वो एस्ट्रोनॉट्स का मास्क, ये भी पूरा तरह लॉक होगा, ऐसा करके लॉक कर देंगे। और इस सूट को पहनकर 3 या 4 दिन वो स्पेस पे होंगे। चंद्रयान के बाद आदित्य L1 मिशन और फिर गगनयान मिशन, इन सब के जरिए इसरो इतिहास रचने की ओर बढ़ रहा है, जिससे दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराएगा। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको पोखरण से आई शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ युद्धपोत में भारतीय युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के जवानों ने पराक्रम के अद्भुत रंग दिखाए हैं, और वो भी स्वदेशी वेपन से। हिंदुस्तान के इन स्वदेशी हथियारों के शानदार प्रदर्शन को देखकर ब्राजील के सेना प्रमुख भी बेहद प्रभावित हुए। आपको बता दें कि ब्राजील सेना के सेनाध्यक्ष पाइबा 5 दिन के भारत दौरे पर हैं और इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जमीन पर बैटलफील्ड के बाहुबलियों के धमक की गूंज सरहद पार तक सुनाई दे रही होगी।
आसमान में वायुसेना के जाबाजों की गर्जना से दुश्मन का दिल भी जरूर दहल रहा होगा। राजस्थान की रेतीली धरती पर भारतीय सेना के शौर्य की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हिंद के रणबांकुरों के पास हर रणभूमि में पराक्रम का परचम लहराने की ताकत है। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नाम से युद्धाभ्यास किया। इस वॉर एक्सरसाइज के दौरान पोखरण का पूरा इलाका टैंकों की गड़गड़ाहट, बम के धमाकों, गोलियों की आवाजों से दहल रहा था। करीब 40 मिनट तक सेना के जाबाजों ने स्वदेशी हथियारों के साथ अपने रणकौशल का परिचय दिया। इस युद्धाभ्यास में आकाश मिसाइल से लेकर अर्जुन टैंक और ध्रुव हेलीकॉप्टर से लेकर सारथ बीएमपी गन तक ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। हिंदुस्तान की सेना के जवानों के सामने अथाह रेगिस्तान था। हाथों में स्वदेशी हथियार की ताकत और सामने बैठा विदेशी मेहमान, जिन्हें भारत की स्वदेशी ताकत की एक झलक देखने की ललक थी। ब्राजील के सेनाध्यक्ष टॉमस मिगवेल माइन रिबेरो पाइवा ने जब भारतीय सेना में स्वदेशी हथियारों की शक्ति और आत्मनिर्भर भारत का दम देखने की इच्छा जताई तो थार रेगिस्तान में सेना ने कुछ झलकियां पेश कर दी। आज जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया, इसमें अर्जुन टैंक मेन वेपन, आज अर्जुन टैंक, BMP-2 सारथ और वज्रा जिनका फायर दिखाया गया। एक अच्छा फायर पावर डेमो रहा जो ब्राजील चीफ ने इधर भी देखा। सेना के फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन में आर्मर से लेकर आर्टिलरी तक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से लेकर आर्मी एयर डिफेंस तक के जवान अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। रेतीली धरती पर जब स्वदेशी अर्जुन टैंक ने अपनी ताकत का परिचय दिया तो सरहद थर्रा उठा। स्वदेशी तकनीक से बने अर्जुन की बात ही कुछ और है। इसकी स्पीड से लेकर दुर्गम टेरेन में मैन्यूवरिंग का कौशल देखकर ब्राजील के सेनाध्यक्ष हैरान थे। जिस प्रकार हमारा टैंक देखा, BMP देखा आपने, टैंक जो कि भारत में निर्मित है और भारत में सबसे जो दूसरे टैंक से खरीदा हुआ नंबर 1 पे है। मैन बैटल टैंक अर्जुन जो कि CBRD कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट स्टेबलाइज ने बनाया है और इसकी 3 एक्सेप्ट बेहतर होने से तीनों में खड़ा उतरा है। सबसे पहले मोबिलिटी से 1400 हॉर्स पावर के MTU इंजन लगाए गए हैं। उसके बाद जिससे कि क्रॉस कंट्री में 50 किलोमीटर स्पीड तक जा सकता है और फायर एंड मूव कर सकता है और दुश्मन को पहला राउंड से बर्बाद कर सकता है। MBT यानी मेन बैटल टैंक अर्जुन भारतीय सेना की वो स्वदेशी शान है जो रण क्षेत्र में उतर जाए तो मोबिलिटी में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं फायर पावर में इसका कोई सानी नहीं। अर्जुन मार्क 1A टैंक में 120 mm की कैनन और 2 मशीन गन लगी है। ये टैंक 1 मिनट में 6 से 8 गोली दाग सकता है। ब्राजील के आर्मी चीफ की मौजूदगी में यहाँ पर भारतीय सेना ने अपने इंडोजिनस वेपन का प्रदर्शन किया। आज का मेन फोकस जिस ब्राजीलियन चीफ आए थे उनके सामने हमने इंडिजिनस वेपन्स हमारे जितने भी थे, चाहे वो आर्मर्ड का हो या आर्टिलरी का हो या मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का हो, हम अपने सारे इंडिजिनस वेपन्स का खास प्रदर्शन किया था। एंड स्पेशली बात की जाए MBT अर्जुन की, तो 2010 से हमारा खुद का बनाया हुआ एक इंडिजिनस टैंक है जो कि सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स में से एक। अर्जुन के अलावा रेगिस्तान में कहर का दूसरा नाम था BMP-2 सारथ। अर्जुन के मुकाबले हल्के लेकिन बेहद विध्वंसक तोप ने जब रेत से भरे इलाके में अपनी गति और शक्ति का मुजाहिरा पेश किया तो देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे। BMP-2 सारथ को विजय रथ भी कहा जाता है, जो दिन हो या रात, रेगिस्तान हो या दलदल, दुश्मन जमीन पर हो या आसमान में, इसके फायर पावर के आगे दुश्मन की एक नहीं चलती। भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल की मारक क्षमता का प्रदर्शन भी ब्राजील के सेनाध्यक्ष के सामने किया। दुश्मन के विमानों को 30 किलोमीटर दूर और 18 किलोमीटर तक की ऊंचाइयों तक नेस्तनाबूद करने की ताकत रखने वाले इस मिसाइल ने बीच आसमान में टारगेट को राख में बदलकर खूब वाहवाही बटोरी। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश के अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना ने भी ब्राजील के आर्मी चीफ का दिल जीत लिया। एयर टू सरफेस हेलिना मिसाइल ने भी वॉर एक्सरसाइज में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।
इस युद्धाभ्यास के बाद भारतीय सेना ने युद्ध की स्थितियों में इस्तेमाल किए जाने वाले स्वदेशी निर्मित हथियारों और अन्य गन्स और टैंकों का रणनीतिक प्रदर्शन किया। इनमें 9 वज्र गन, धनुष गन, ATAGS गन और ACCCS शक्ति समेत दूसरे इक्विपमेंट्स की ताकत दिखाकर भारत ने साबित किया कि मेक इन इंडिया के वेपन किसी से कम नहीं है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आपके आर्थिक फायदे की कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। सितंबर से कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर रसोई से जुड़े आपके बजट और शेयर में आपके निवेश तक पर पड़ेगा। इन बदलावों में सबसे अहम निजी क्षेत्र के नौकरी पेशा यानी कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की आर्थिक सेहत पर पड़ने वाला है। और 1 सितंबर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रेंट फ्री एकोमोडेशन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें रेंट फ्री होम का वैल्यूएशन करने के लिए CBDT ने असेसमेंट की सीमा कम कर दी है। इस बदलाव से 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं, जिनमें पहला सवाल यह है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या होता है, और दूसरा सवाल यह है कि एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाले रेंट फ्री होम में रहने वाले कर्मचारियों की ज्यादा बचत कैसे होगी। जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन देता है तो इनकम टैक्स में उसको हम एक परक्विजिट मानते हैं और उसकी एक वैल्यू को टैक्स किया जाता है। और बहुत पुरानी समय से इसकी वो परक्विजिट माना जा रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए तो पहले ही रूल था कि जो लाइसेंस फीस सरकार फिक्स करती है उसके लिए वो परक्विजिट माना जाता है, और जो रेंट उनसे रिकवर करती है टू दैट एक्सटेंट उसकी छूट मिल जाती है। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयर के केस में और जो एम्प्लॉयज होते थे उनकी एक पॉपुलेशन जो सिटी में जब वो काम करते हैं जहाँ की वो रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलती है उसके बेसिस पे एक कैलकुलेशन की जाती थी। तो पहले 15% सैलरी पे सैलरी को रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट माना जाता था, और जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। जैसे कुछ दिल्ली में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी प्राइवेट सेक्टर में और उसकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए महीने की है तो 15% 15,000 रुपए पर मंथ उसकी अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन है तो मानी जाती थी। इसी तरह से दिल्ली से बाहर छोटे शहर थे जो 10 लाख से पॉपुलेशन की 10% मानते थे, तो उसमें 1 लाख वाले का 10,000 माना जाता था। और जो और शहर थे छोटे जो 10 लाख से कम की पॉपुलेशन वाले थे उनके केस में उस समय 7.5% माना जाता था, यानी कि 7,500 रुपए पर मंथ अगर 1 लाख रुपए की सैलरी पर मंथ की है। तो उसमें अब सरकार ने एक छूट दे दी है कि एक तो ये स्लैब जो था पॉपुलेशन का वो 25 लाख की जगह 40 लाख कर दिया गया, और जो दूसरे स्लैब को 10 लाख का था उसको 15 लाख कर दिया। तो 3 स्लैब हो गए, 40 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा और 15 लाख से कम वाले इसमें। तो 1 सितंबर से प्राइवेट कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले रेंट फ्री एकोमोडेशन में रहने वाले प्रोफेशनल्स को ही सिर्फ फायदा नहीं होगा, बल्कि LPG सिलेंडर, CNG या फिर PNG यानी कि पाइप के जरिए किचन में पहुंचने वाली गैस का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी आर्थिक लाभ हो सकता है। दरअसल देश में मौजूद ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं, और इस बार तो केंद्र सरकार ने ही घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। 2 दिन पहले ही मोदी सरकार ने 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की है। हालांकि 1 दिन पहले ही घरेलू रसोई गैस के दाम कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तेल कंपनियों पर आम लोगों की नजर टिकी हुई है, और उनकी तरफ से LPG सिलेंडर की कीमतों पर किसी तरह का बदलाव आपकी या फिर हमारी जेब यानी कि आम आदमी की जेब का खर्च को बढ़ाना हो सकता है या फिर घटाना भी हो सकता है, यानी कि आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है या फिर हम कहें कि पहले से बेहतर हो सकता है। इसके अलावा तेल कंपनियों की तरफ से सितंबर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की तरह CNG, PNG की कीमतों में बदलाव हो सकता है, जैसा कि हमेशा होता आया है। हर महीने की पहली तारीख को HF यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव की संभावना होती है। आम बोलचाल की भाषा में एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जेट फ्यूल भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल हवाई विमानों के परिचालन के लिए किया जाता है। अगर ATF की दरों में कमी आती है तो फिर कई एयरलाइंस कंपनियों के पैसेंजर्स किराए में भी कमी की संभावना बढ़ जाती है। एविएशन सेक्टर को जिसका फायदा सीधे तौर पर हो जाता है, क्योंकि एविएशन सेक्टर में एयरलाइंस को
40 से 45% खर्च सिर्फ एविएशन टर्बाइन फ्यूल की खरीद पर ही होता है। ऐसे में अगर उसकी कीमतें कम होंगी तो एविएशन कंपनियां पैसेंजर किराए में कटौती करेंगी। एयर टिकट सस्ते होंगे तो यात्रियों की संख्या और कार्गो में इजाफा हो जाएगा, यानी एविएशन सेक्टर की सेहत में भी सुधार हो जाएगा। 1 सितंबर से आईपीओ में निवेश करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ बंद होने के बाद से शेयर बाजारों में कंपनी के स्टॉक्स की लिस्टिंग होने की समय सीमा घटाकर आधी यानी कि 3 दिन कर दी थी। अब तक यानी 31 अगस्त तक इसकी डेडलाइन 6 दिनों की थी। 28 जून की बैठक में ही सेबी ने T+3 नियम को लागू करने की मंजूरी दी है। 1 दिसंबर 2023 से कंपनियों को अनिवार्य रूप से इस नियम का पालन करना होगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।